मूवी की शुरुआत में लोगों को कुचिसाकी ओना के बारे में बात करते हुए दिखाया जाता है। लोगों का कहना था कि कुचिसाकी ओना एक लंबी लेडी है जिसके लंबे रेशमी बाल हैं और वो एक लंबा कोट भी पहनती है और उसका फेस उसके कानों तक कटा भी हुआ है और उसे छिपाने के लिए वो एक मास्क को पहनती है। लोगों का ये भी कहना था कि वो शाम 5 बजे के बाद आती है और बच्चों को उठाकर ले जाती है। जिसके बाद हम जॉन को अपने दोस्तों के साथ देख पाते हैं और वो अपने दोस्तों को बताता है कि कुचिसाकी ओना बच्चों से ये पूछती है कि क्या वो सुंदर है और फिर वो अपना मास्क हटा देती है और फिर वो बच्चों को उठाकर ले जाती है। यहाँ पर जॉन ने कुचिसाकी ओना के ऊपर काफी रिसर्च करी हुई थी और सारी रिसर्च एक नोटबुक में मेंशन होती है। खैर फिर हम सैरा और उसके पिता हिडियो को देखते हैं और वो भी कुचिसाकी ओना के बारे में ही बात कर रहे थे। फिर हम काजुको और उसकी बेटियों युकिको और मिसा को देखते हैं जो कि कुचिसाकी ओना के बारे में बातें कर रहे थे। अब सीन शिफ्ट होकर सीधा सैरा की फ्रेंड मीका और उसकी माँ मायुमी पर आता है। मायुमी मीका के ऊपर हाथ उठा देती है क्योंकि वो कुचिसाकी ओना के बारे में बात कर रही थी और मायुमी के मारने की वजह से मीका के फेस पर चोट भी लग जाती है। अब यहाँ से सीन सीधा स्कूल की तरफ जाता है और स्कूल के अंदर हम टीचर कोयोको को देखते हैं जो कि क्लास में बैठी हुई लड़कियों को घर भेज देती है। फिर हम नोबोरो को देखते हैं और वो भी वहाँ पर एक टीचर होता है। खैर कोयोको ऊपर छत पर चेक करने जाती है और नोबोरो क्लासरूम चेक कर रहा था और क्लासरूम में उसे कुचिसाकी ओना की एक ड्राइंग मिलती है जो कि स्टूडेंट्स ने बनाई थी कि तभी एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक यानी कि भूकंप वहाँ पर आता है और सब कुछ हिलने लगता है। नोबोरो कुचिसाकी ओना की आवाज भी सुन पा रहा था और सीन एक पुराने घर में शिफ्ट होता है जिसके अंदर एक दरवाजे को कपड़े की हेल्प से लॉक करा गया था और यहाँ पर कुचिसाकी ओना अपनी सीजर से उस कपड़े को काट देती है और बाहर आ जाती है। अब 3 बच्चे एक पार्क में कुचिसाकी ओना को देखने आए थे लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता कि तभी कुचिसाकी ओना पीछे से आकर एक लड़के को उठाकर पकड़ लेती है और बाकी 2 लड़के ये देखकर भागने लगते हैं और जब वो पीछे देखते हैं तो ना तो पीछे उनका दोस्त होता है और ना ही कुचिसाकी ओना, बस वहाँ पर जमीन पर उनके दोस्त की कैप पड़ी हुई थी। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन स्कूल में एक मीटिंग रखी गई थी जहाँ पर सारे टीचर्स और बच्चे मौजूद थे। स्कूल के अंदर सैरा, जॉन और मीका भी मौजूद थे और मीका ने एक मास्क पहन रखा था क्योंकि उसके फेस पर चोट आ गई थी। खैर थोड़ी देर में वहाँ पर प्रिंसिपल आता है और वो सभी बच्चों को शाम के वक्त घर से बाहर निकलने से मना करता है और हो सके तो उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ ही बाहर जाने की सलाह देता है और वो ये भी बताता है कि किसी स्लिट माउथ वुमेन के रूमर्स फैले हुए हैं और इसलिए सभी बच्चे ग्रुप्स में घर जाएंगे और उनके साथ उनके टीचर्स भी उन्हें घर तक छोड़ कर आएंगे। अब इसके बाद सीन सीधा क्लासरूम में शिफ्ट होता है जहाँ पर मीका को उसकी क्लास की लड़कियां उसके मास्क की वजह से तंग कर रही थी तो सैरा आकर उन्हें रोकती है और वो उसके मास्क के पीछे मीका के फेस पर लगी चोट को देखती है कि तभी वहाँ पर कोयोको आ जाती है तो सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। फिर स्कूल के बाद कोयोको अपने ग्रुप के सभी बच्चों को उनके घर तक छोड़ने जाती है और सभी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें घर ले जाते हैं। सैरा भी अपने घर चली जाती है और अब बस मीका ही बची हुई थी और वो दूर खड़ी थी तो कोयोको उसके पास जाकर ये पूछती है कि वो वहाँ पर क्यों खड़ी है कि तभी वहाँ पर मीका की मॉम मायुमी भी आ जाती है लेकिन मीका उसके साथ नहीं जाना चाहती थी इसलिए कोयोको कहती है कि वो बाद में मीका को घर छोड़ देगी। तभी हम नोबोरो को देखते हैं जो कि सभी बच्चों को उनके घर छोड़कर वापस आ रहा था और उसे फिर से कुचिसाकी ओना की आवाज सुनाई देती है तो वो उस आवाज का पीछा करने लगता है। अब तभी एक झलक हम मायुमी की देखते हैं और फिर कोयोको और मीका पर सीन शिफ्ट होता है और मीका यहाँ पर कोयोको को अपने फेस पर लगी चोट दिखाती है और बाकी चोटें भी दिखाती है जो कि उसकी माँ की वजह से उसको लगी थी। यहाँ पर मीका कहती है कि वो अपनी माँ से नफरत करती है तो कोयोको ये बात सुनकर उस पर गुस्सा करती है और मीका वहाँ से भागने लगती है और ऐसे ही एक गली में पहुंच जाती है और कोयोको भी उसका पीछा कर रही थी और गली तक आ गई थी। वो देखती है कि कुचिसाकी ओना ने मीका को पकड़ लिया है और उसके पास एक सीजर भी है। कुचिसाकी ओना अपना मास्क निकालती है और अपना फेस दिखाती है जो कि एकदम फटा हुआ था। यहाँ पर कोयोको फ्रीज हो जाती है क्योंकि ऐसा उसने कभी नहीं देखा था और कुचिसाकी ओना उसके पास में से ही मीका को उठाकर वहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस जगह को सील कर दिया जाता है। कोयोको से पूछताछ करी जाती है कि ये किसने किया तो वो उन सभी को कुचिसाकी ओना के बारे में बताती है कि तभी वहाँ पर मायुमी आ जाती है यानी कि मीका की मदर और वो जोर जोर से रोने लगती है। फिर वहाँ पर एक और टीचर नोबोरो भी आ जाता है जो कि कुचिसाकी ओना की आवाज का पीछा करके वहाँ पर आया था। जिसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है जहाँ पर कोयोको अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करती है और वो अपनी बेटी से बात करने के लिए कहती है लेकिन उसका हस्बैंड बात नहीं करवाता। अब उसने इसलिए बात नहीं करवाई थी क्योंकि कोयोको की बेटी कोयोको से ज्यादा अपने डैड से प्यार करती थी क्योंकि कोयोको उसे मारा पीटा करती। खैर यहाँ पर उसे एक नाइटमेयर आता है जिसमें कुचिसाकी ओना उसकी बेटी को उठाकर ले जा रही होती है। जिसके बाद कोयोको उठ जाती है और फिर हम मायुमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी की किडनैपिंग से बहुत ही दुखी थी
और तभी खबर में ये बताया जा रहा था कि कुचिसाके ओना के भेस में कोई औरत बच्चों को उठाकर ले जा रही है और एक बच्चा न्यूज में बता रहा होता है कि कुचिसाके ओना का ठिकाना एक रेड रूफ वाला घर है। इधर सैरा काफी दुखी थी, जहाँ पर उसकी मॉम भी आकर उसे संभालती है। तभी सैरा के डैड मीका के मिसिंग होने के पोस्टर फ्लायर्स लेकर आते हैं और वहीं पर काफी सारी लड़कियां भी आती हैं जो कि मीका को तंग कर रही थी और वो सैरा की हेल्प करने आई थी फ्लायर्स को चिपकाने में ताकि उसको ढूंढा जा पाए। फिर हम कोयोको को देखते हैं जिसे मीका की किडनैपिंग की वजह से टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया गया था। अल्टीमेटली वो उसकी टीचर थी और वो उसके साथ ही गई थी। खैर अब प्रिंसिपल कोयोको को शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि वो सब जानते थे कि उसकी गलती नहीं है। अब इसके बाद कोयोको के पास में नोबोरो आता है और वो उसे कुछ बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाता। लेकिन फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो उसको बताएगा और वो उसे एक लड़की की फोटो दिखाता है और वो लड़की बिल्कुल कुचिसाके ओना जैसी दिख रही थी कि तभी नोबोरो को फिर से कुचिसाके ओना की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से कार में बैठकर उस आवाज का पीछा करने वाला होता है कि तभी कार में कोयोको जबरदस्ती बैठ जाती है और ये कहती है कि वो तब तक बाहर नहीं निकलेगी जब तक वो उसे सारी बात नहीं बता देता। अब नोबोरो उस आवाज का पीछा करने लगता है और वो कोयोको को बताता है कि उसे किसी औरत की आवाज उसके दिमाग में सुनाई देती है और गूंजती रहती है। और जब वो उस आवाज का पीछा करता है तो वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से बच्चे किडनैप होते हैं। खैर इधर हम जॉन को देखते हैं जो कि न्यूज देख रहा था कि तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। सबसे पहले जॉन पूछता है कि बाहर कौन है, तो बाहर नोबोरो और कोयोको थे। तो जॉन दरवाजे को ओपन कर देता है कि तभी पीछे से कुचिसाके ओना आती है और वो जॉन को अंदर ले जाती है, लेकिन फिर वो जॉन को नीचे फेंक देती है। वो नोबोरो की आर्म पर हमला करती है और फिर अपनी सीजर से उसके फेस में स्टैब करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से आकर कोयोको एक चाकू की मदद से कुचिसाके ओना के पेट में स्टैब करती है और कुचिसाके ओना नीचे गिरकर खत्म हो जाती है। अब नोबोरो जॉन को संभालता है और कोयोको ये नोटिस करती है कि जिसे कोयोको ने खत्म किया था वो कुचिसाके ओना नहीं बल्कि वो तो काजुको योशिदा थी, जिसको हमने शुरुआत में देखा था, जिसकी 2 बेटियां भी हैं। इधर युकिको और मीसा अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं और कोयोको और नोबोरो काजुको के घर जा रहे थे ताकि उन्हें वहाँ पर शायद मीका मिल जाए। खैर रास्ते में वो जॉन को उतार देते हैं और जाने से पहले वो उन दोनों को अपनी रिसर्च वाली नोटबुक दे देता है। फिर वो दोनों काजुको के घर जाते हैं और कोयोको काजुको की बच्चियों को देखकर बहुत दुखी हो जाती है कि उसने उन दोनों की माँ को खत्म कर दिया। बाद में नोबोरो कोयोको को बताता है कि उन बच्चियों के पिता शाम तक घर वापस आ जाएंगे। फिर वो कोयोको को उस फोटो वाली औरत के बारे में बताता है कि वो असल में उसकी माँ है। जब नोबोरो छोटा था तो उसकी माँ उसे, उसके भाई और बहन को मारा पीटा करती थी, लेकिन एक दिन वो तीनों ही गायब हो गए और उसके कुछ ही समय के बाद में कुचिसाके ओना वाले रूमर शुरू हो गए थे। वो बताता है कि शायद वो उसकी माँ ही है जो कि बच्चों की माँ को पजेस करती है और फिर उनकी ही हेल्प से बच्चों को किडनैप करती है। वो शायद से कुचिसाके ओना है ही नहीं बल्कि खाली वो उसका दिखावा करती होगी। खैर तभी अचानक से नोबोरो को फिर से कुचिसाके ओना की आवाज आती है और वो दोनों ही कार में बैठकर उन आवाजों का पीछा करने लगते हैं। इधर हम सैरा को अपनी माँ साउरी के साथ देखते हैं जो कि फ्लायर चिपकाने जा रहे थे, लेकिन तभी साउरी खांसने लगती है और उसके हाथ से ये पोस्टर नीचे गिर जाते हैं। और जब सैरा इन पोस्टर्स को उठाकर वापस मुड़ती है तो साउरी को कुचिसाके ओना ने पजेस कर लिया था और वो सैरा को उठाकर अपने साथ ले जाती है। अब इधर सैरा के डैड हिडियो बाकी लड़कियों के साथ में शहर के दूसरी तरफ पोस्टर्स को बांट रहे थे। खैर थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर नोबोरो और कोयोको भी आ जाते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो गई थी क्योंकि कुचिसाके ओना सैरा को अपने ठिकाने पर लेकर गई थी जहाँ पर किडनैप करा गया लड़का और मीका भी थी और पास में ही 2 बच्चों के स्केलेटन्स भी पड़े हुए थे जो कि शायद से नोबोरो के भाई बहन के होंगे। खैर कुचिसाके ओना सैरा और उस लड़के के फेस को अपनी सीजर की हेल्प से चीरकर खत्म कर देती है और उस लड़के को उठाकर अपने साथ ले जाती है। उसके जाने के बाद में मीका एक प्लेट के शार्प पीस से खुद को फ्री करने लगती है। फिर हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ सामान लेकर वापस आ रहा था कि तभी उसे कार पार्किंग में उस लड़के की डेड बॉडी मिलती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। इधर मायोमी के घर पर हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि उनके घर के फोन को टैप कर रहे थे। तभी मायोमी एक ऑफिसर से उस लड़के के बारे में पूछती है तो वो ऑफिसर बताती है कि वो उस एरिया की छानबीन कर रहे हैं। खैर अब जो मायोमी होती है वो थोड़ी देर खुली हवा में बाहर टहलने का बहाना बनाकर अपनी कार में बैठकर मीका को ढूंढने चली जाती है और इधर हिडियो उन 3 लड़कियों के साथ वापस आ रहा होता है और उन्हें रास्ते में एक पार्क के पास एक लड़की दिखाई देती है तो उनको लगता है कि वो मीका होगी, तो वो उसके पीछे जाते हैं और हिडियो ये देखता है कि वो लड़की सैरा थी जिसके फेस को चीर दिया गया था। इधर जॉन से डिटेक्टिव पूछताछ कर रहे होते हैं। पहले तो जॉन उन्हें कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में वो उन्हें सब कुछ बता देता है। अब नोबोरो और कोयोको भी कार के रेडियो में सैरा के बारे में सुनते हैं और आगे पुलिस चेकिंग भी हो रही थी तो नोबोरो अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है और कोयोको उस ऑफिसर से सैरा के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसकी हालत खराब है लेकिन वो बच जाएगी।
खैर अब ये दोनों मिलकर कुचिसाकी ओना के ठिकाने को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं और फिर कोयोको जॉन की रिसर्च बुक को पढ़ता है जिसके अंदर जिक्र था कि कुचिसाकी ओना को खत्म नहीं किया जा सकता और वो एक पुराने घर में रहती है जिसकी छत लाल थी। तो नोबुरो को याद आता है कि उसके बचपन के घर की छत भी लाल थी, तो वो दोनों ही उसके पुराने घर की तरफ जाने लगते हैं। इधर मायोमी भी मीका के बारे में लोगों से पूछताछ कर रही थी और ऐसे ही वो एक घर में जाती है जहाँ पर उसे एक छोटी बच्ची से पता चलता है कि उसने कुचिसाकी ओना के हाइड आउट के बारे में सुना था जो कि एक लाल छत वाला पुराना घर है और ये जो घर है वो चाइल्ड बैक हिल नाम की जगह पर मौजूद है। इधर नोबुरो और कोयोको भी चाइल्ड बैक हिल की तरफ ही जा रहे थे और मीका भी अंदर फ्री होने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसे नींद आ जाती है। अब इधर नोबुरो और कोयोको उस घर तक पहुंच जाते हैं जिसकी छत लाल थी। वो दोनों अंदर जाते हैं और अंदर वो दोनों मीका को ढूंढने लगते हैं और अंदर उन्हें उसी कबर्ड का डोर दिखाई देता है जिसमें से कुचिसाकी ओना निकली थी, यानी कि वहां पर जहां से वो कपड़ा उसने काटा था। खैर वहीं पर एक चाकू भी पड़ा हुआ था और उसे देखकर नोबुरो पैनिक करने लगता है और कोयोको के पूछने पर वो बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके साथ क्या हुआ था और ये सब उसे अब याद आया है। तो जब वो छोटा था तो उसके भाई बहन गायब हो गए थे और उसकी मॉम उसे इसलिए मारा करती थी क्योंकि वो मेंटली इल थी और वो जब उसे मारा पीटा करती थी तो उससे पहले वो खांसने लगती थी, जैसे कि पॉजेस होने से पहले सारी की सारी मदर्स खांसा करती हैं। खैर एक दिन नोबुरो की माँ ने उसे बहुत पीटा था। तब ये देखकर नोबुरो की मॉम ने एक चाकू उठाया और नोबुरो के पास आई। पहले नोबुरो को लगा कि वो उसे मारने वाली है लेकिन वो नाइफ नोबुरो को देखकर उसे मारने को कहती है और बोलती है कि वो उसका सर काट दे वरना वो फिर से वापस आकर उसे खत्म कर देगी। पहले नोबुरो नहीं मानता तो फिर से नोबुरो की मॉम अपना कंट्रोल खो देती है और एक सीजर उठाकर नोबुरो के ऊपर हमला करने लगती है और फिर नोबुरो उस चाकू की मदद से अपनी माँ के ऊपर हमला करता है और ऐसे उसकी मॉम को उसके फेस पर वो कट मिल जाता है और इसलिए इस मूवी का नाम स्लिट माउथ वुमन है। अब नोबुरो उसके पेट में वो नाइफ स्टैब करके उसे खत्म कर देता है। फिर नोबुरो ने अपनी मॉम की डेड बॉडी के फेस के ऊपर मास्क पहनाया और उसे एक कोट से ढक दिया था और सीजर्स उसके पास पहले से ही थी। फिर उसने अपनी माँ की बॉडी को उस कबर्ड में छुपा दिया था और ऐसे उसकी मॉम कुचिसाकी ओना बन गई, यानी कि वो कर्स उस पर चढ़ गया था। और अब आपको समझ में आया होगा कि जब भी कोई मॉम पॉसेस होती है तो उसके पास लंबा कोट कैसे आता है, बाल लंबे कैसे हो जाते हैं, फेस पर मास्क क्यों होता है और वो कट कहाँ से आया। अब यहाँ पर वो दोनों फिर से मीका को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन्हें उस कबर्ड के पीछे एक रास्ता मिलता है और अंदर से उनको मीका की आवाज आ रही थी। तो वो दोनों अंदर जाते हैं और मीका को फ्री करते हैं और वहाँ से बाहर निकाल लाते हैं। तभी नोबुरो को फिर से वो आवाज सुनाई देने लगती है, यानी कि अपनी माँ की, और वो चेक करने लगता है लेकिन तभी पीछे से कुचिसाकी ओना नोबुरो के पेट में अपनी सीजर से स्टैब कर देती है और बाद में उसके एंकल बोन्स काट देती है और उसे खींचकर दूसरे रूम में ले जाती है। और ये चीज उसने पहले भी कही थी कि अगर वो वापस आई तो उसे खत्म कर देगी। फिर वो कोयोको के पास आती है और वो उससे फाइट बैक करने की कोशिश करती है लेकिन कुचिसाकी ओना कोयोको को बेहोश कर देती है और मीका को भी वो बेहोश करके अपने साथ ले जाती है और फिर से वो नोबुरो और मीका को नीचे लेकर जाने लगती है जहाँ पर वो उन दोनों को किक करने लगती है। और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि मायोमी भी वहाँ पर पहुँच गई थी। अब घर के अंदर उसे कोयोको मिलती है जो कि बेहोश थी, तो वो कोयोको को होश में लेकर आती है। अब कोयोको उसको बताती है कि मीका कहाँ पर है और मायोमी देखती है कि कुचिसाकी ओना मीका को खत्म करने ही वाली थी, तो वो जाकर मीका को बचाते हैं लेकिन कुचिसाकी ओना मायोमी की बैक में सीजर स्टैब कर देती है। ये देखकर कोयोको वही नाइफ उठाकर नीचे आती है और कुचिसाकी ओना को रुकने के लिए कहती है। नोबुरो भी उसे रुकने के लिए कहता है तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन कोयोको कुचिसाकी ओना की नेक में वो नाइफ स्टैब कर देती है और कुचिसाकी ओना खत्म होकर नीचे गिर जाती है। फिर नोबुरो नाइफ लेकर क्रॉल करते हुए कुचिसाकी ओना की डेड बॉडी के पास जाता है उसका हेड अलग करने के लिए, लेकिन वो देखता है कि वो कुचिसाकी ओना नहीं थी बल्कि साओरी थी, यानी कि सैरा की माँ। और तभी मायोमी यहाँ पर खांसने लगती है और कुचिसाकी ओना उसको भी पदस कर लेती है और वो कोयोको और मीका की तरफ उन्हें खत्म करने के लिए बढ़ती है लेकिन नोबुरो उसे रोक लेता है और कोयोको और मीका को वहां से भागने के लिए कहता है। अब आखिर में वो कुचिसाकी ओना की नेक में वो नाइफ स्टैब कर देता है और तभी सारा घर हिलने लगता है और नोबुरो कुचिसाकी ओना का हेड उसकी बॉडी से अलग कर देता है और नोबुरो भी खत्म हो जाता है। यानी कि आप समझे, पहले यहाँ पर साओरी पजेस हुई थी और उसके बाद अब यहाँ पर मायोमी को खत्म करा गया। हम नोटिस करते हैं कि कोयोको और मीका अब सेफ थे लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि कुचिसाकी ओना अभी भी जिंदा है क्योंकि वो एक फोकलोर है और जब तक लोग उस पर विश्वास करेंगे वो कभी खत्म नहीं हो सकती। ये एक तरह का कर्ज था।
खैर फिर सीन कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर कोयोको ने अपने एक्स हस्बैंड को मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि कोयोको अपनी बेटी से मिलना चाहती थी। इसलिए उसका एक्स हस्बैंड इन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़कर चला जाता है और कोयोको अपनी बेटी को गले लगा लेती है। वो काफी खुश थी, लेकिन तभी हम नोटिस कर पाते हैं कि कोयोको खांसने लगती है, क्योंकि कुचिसा के ओना कभी खत्म नहीं हो सकती और वो उसे पजस कर लेती है। और तभी वो कुचिसा की ओना में कन्वर्ट होकर अपनी सिजर उठाती है ताकि वो कोयोको की बेटी को खत्म कर दे। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कार्व्ड यानी कि स्लिट माउथ वुमेन की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब देखो जो कुचिसा के ओना है यानी कि स्लिट माउथ वुमेन है, वो बहुत ही भयानक मैलेवोलेंट फिगर है जापानीज अर्बन लेजेंड्स और फोकलोर में, जिसकी जो अपीयरेंस होती है वो यूजुअली होती है बड़ी अजीब सी। उसके चेहरे पर मास्क होता है या फिर कोई और अदर चीज होती है, और उसके हाथ में एक पेयर ऑफ सीजर होता है या फिर चाकू या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हो सकता है। वो हमेशा किसी इंसान के पास आकर एक सवाल पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। अगर कोई व्यक्ति ना में जवाब देता है तो वो उसको खत्म कर देती है, और अगर कोई हाँ बोलता है तो वो अपने मास्क को हटा देती है, जो कि अपना चेहरा दिखाती है, जो बहुत ही भयानक होता है। और उसके बाद भी वो सेम सवाल करती है कि मैं सुंदर हूँ या फिर नहीं। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति फिर से हाँ बोल देता है तो वो उसके चेहरे को बिल्कुल अपने जैसा बना देती है, कि मतलब अगर मैं ऐसे सुंदर लगती हूँ तो तुम भी इसको झेलो। अब देखो इसे जापानीज फोकलोर के अंदर योकाई बताया गया है, जो कि एक क्लास ऑफ सुपरनैचुरल एंटिटीज या फिर स्पिरिट्स होती हैं जापानीज फोकलोर के अंदर। अब देखो बात करी जाए कि कुचिसा के ओना की असल कहानी क्या थी, उसके साथ में आखिर हुआ क्या था, तो कहा जाता है कि कुचिसा के ओना या तो वाइफ थी या फिर मिस्ट्रेस थी एक समुराई की। कुचिसा के ओना जो थी वो हमेशा घर पर रहा करती थी, क्योंकि समुराई जो था वो हमेशा बाहर जंग वगैरह पर जाता रहता था, जिसके चलते उसने अपने इलाके में ही लोगों के साथ में अफेयर करना शुरू कर दिया था। और जब समुराई को इन चीजों के बारे में पता चला तो वो काफी गुस्से में आ गया था, और उसने अपने कटाना से ही उसके पूरे चेहरे को स्लाइस कर दिया था, कान से लेकर होठों तक। अब एक और वर्जन ये कहता है कि जो कुचिसा की ओना थी वो काफी सुंदर हुआ करती थी, जिससे कि एक महिला उसे काफी ज्यादा चिढ़ रही थी, तो उसने उसके ऊपर एक मेडिकल या फिर डेंटल प्रोसीजर किया था, जिसके चलते उसने उसके मुंह को काफी अजीब सा कर दिया और उसके दांतों को भी बहुत शार्प कर दिया था। और जब इसके बाद कुचिसा की ओना खत्म हो गई थी तो वो एक वेंजफुल स्पिरिट में बदल गई। अब भैया इससे बचने का तरीका क्या है, तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी वो सवाल करे कि मैं सुंदर हूँ या फिर नहीं, तो बोल दो कि तुम एवरेज दिखती हो, तो उससे उसको कंफ्यूजन हो जाएगा और इसके चलते आप वहां से भाग पाओ।